सुप्रभात बच्चों। सर्वप्रथम आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आज की जो पढ़ाई होने वाली है व्याकरण से ही संबंधित पढ़ाई होगी। विशेषण कल मैं पढ़ा दिया था और आज क्रिया के संबंध में कुछ जानकारी आप लोगों को मैं दे दूं। तो आइए, क्रिया क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वही कार्य क्रिया होता है। क्रिया का मूल रूप जो होता है उसको धातु बोलते हैं और उसमें प्रत्यय वगैरह लगाने के बाद क्रिया का रूप ले लेता है। जैसे पढ़ना, तो इसका मूल धातु है पढ़, इसमें ना प्रत्यय लग गया तो खास करके ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का ही रूप हो जाता है। धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का बोध हो जाता है। तो एक बात तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि मूल धातु में जब ना लगाया जाता है तो वो क्रिया का रूप ले लेता है और किसी भी क्रिया में मूल धातु होता है। जैसे देखना में देख मूल धातु हुआ, पढ़ना में पढ़ मूल धातु हुआ, करना में कर मूल धातु हुआ, है ना, खाना में खा मूल धातु हुआ। तो मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का रूप बन जाता है। अब आइए कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। जहाँ तक धातु का सवाल है तो पहले ये भी जानना आवश्यक है कि धातु कितने प्रकार के होते हैं। तो धातु भी दो प्रकार के होते हैं, एक मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। कौन कौन होते हैं? एक मूल धातु होता है और दूसरा यौगिक धातु होता है। यहाँ मूल धातु स्वतंत्र होता है। मूल धातु अपने आप में स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब ये है कि मूल धातु किसी अन्य धातु पर आश्रित नहीं होता, किसी दूसरे शब्द पर यह आश्रित नहीं होता है, यह स्वयं पर आश्रित होता है। जैसे देखना है एक क्रिया, तो इसका मूल रूप हो गया, आपको मूल धातु हो गया देख। खाना में मूल धातु हो गया खा। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, इस प्रकार के जो धातुएं हैं वो मूल धातु कहलाते हैं। मूल धातु वैसा धातु होता है जिस पर जो किसी शब्द पर आश्रित नहीं होता है, उसे हम मूल धातु कहते हैं। समझ गए होइएगा कि मूल धातु किसी अन्य धातु पर
आश्रित नहीं होता है। मूल धातु स्वतंत्र होता है। अब उसके बाद है एक यौगिक धातु। यौगिक धातु जो होता है किसी न किसी प्रत्यय के योग से वो धातु बनता है, तो उसको हम यौगिक धातु कहते हैं। जैसे खाना से खिला, खिलाना या खिला, खाना का ही खिला मूल धातु है, जिसका कि जो यौगिक धातु हो गया ये खिला। पढ़ना से पढ़ा, धातुएं अनंत हैं, कुछ एक अक्षरी धातु है, कुछ द्विअक्षरी धातु है, कुछ तीन अक्षरी धातु है। तो आप धातु के संबंध में समझ गए कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु अपने आप में स्वतंत्र होता है, यह किसी शब्द पर आश्रित नहीं होता है, किसी अन्य शब्दों के साथ इसके प्रभाव में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे जो धातु हैं इसे मूल धातु कहते हैं। लिखना में लिख, पढ़ना में पढ़, खाना में खा, जाना में जा, ये सब जो धातु है मूल धातु है। इस पर किसी अन्य शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न कि यह किसी अन्य शब्द पर आश्रित है। यौगिक धातु होता है जो किसी न किसी रूप में अन्य शब्दों पर आश्रित होता है। समझे कि नहीं? यौगिक धातु किसी न किसी रूप में अन्य शब्दों के पर आश्रित होता है, और जो अन्य शब्द पर आश्रित होता है वो अन्य शब्द प्रत्यय होता है। तो यौगिक धातु में क्या है कि यह प्रत्यय पर आश्रित होता है, मूल धातु किसी पर आश्रित नहीं होता है। अब आइए, यौगिक धातु की रचना भी तीन प्रकार से होती है। जैसे किसी धातु में प्रत्यय लगाने से वो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाती है। यौगिक धातु में, यौगिक धातु की बात मैं कहता हूँ कि यौगिक धातु में जब प्रत्यय लगाया जाता है तो अकर्मक क्रिया से वह सकर्मक क्रिया बन जाता है, अर्थात जो शब्द अकर्मक होता है वो सकर्मक बन जाता है। उसके अलावा वह प्रेरणार्थक धातु भी बन जाता है। जब किसी यौगिक धातु में प्रत्यय लगाया जाता है तो वह अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाओं में बदल जाता है। जब किसी यौगिक धातु में हम प्रत्यय लगाते हैं तो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में और प्रेरणार्थक क्रिया में बदल जाता है। कई ऐसे धातु हैं जिनको संयुक्त मतलब जोड़ने से वो संयुक्त धातु बनती है। संज्ञा या विशेषण से
नाम धातु बनता है। संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनता है। अब कुछ शब्द आपके लिए हो सकता है शायद नया नया हो, उसके संदर्भ में शायद आप नहीं जानते हो। जैसे एक शब्द मैंने आपको कहा प्रेरणार्थक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक तो आप जानते ही होइएगा, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे। ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो जान लीजिए कि जिन क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं से इस बात का पता चले कि वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो वैसी ही क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणा देना, किसी को कहना, किसी को समझाना, समझे कि नहीं? प्रेरित करना, कोई काम करने के लिए किसी को प्रेरित करना ही प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। अपने स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो वैसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसके नाम से भी आपको जानकारी मिल जाएगा, प्रेरणार्थक। इसका मतलब हुआ प्रेरणा से जो भी काम होता है वो प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। समझ गए कि नहीं? जैसे मोहन मुझसे किताब पढ़वाता है, तब पढ़ना क्रिया है और पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। सीता मुझसे पत्र लिखवाती है, लिख धातु है, ना लग गया, प्रत्यय हो, प्रत्यय उसमें ना लग गया, लिखना एक क्रिया हो गया। लेकिन लिखवाना यहाँ है कि सीता मुझसे पत्र लिखवाती है, तो यहाँ लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, क्योंकि सीता ने मुझे पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया और मैं उसकी बात मान करके और उसका पत्र में लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होइएगा। लिख से लिखवाना, पढ़ से पढ़वाना, कर से करवाना नहीं, खा से खिलवाना, ऐसी जो क्रियाएं हैं, इसी क्रियाएं को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, प्रेरणार्थक क्रियाओं के भी दो रूप होते हैं। देखिए सबका कैसे कैसे ब्रांच फूट रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। मैं क्रिया पढ़ाने आया हूँ, पहले मैं धातु पर आ गया, क्योंकि बिना धातु की क्रिया नहीं बन सकता है, तो धातु पर आ गया। अब धातु में भी मैं पढ़ाया कि धातु दो प्रकार के होते हैं, एक मूल धातु, दूसरा एक यौगिक धातु होता है। तो मूल धातु के बारे में मैं आपको बतलाया कि जो स्वतंत्र होता है, किसी पर आश्रित नहीं होता है, उसको मूल धातु कहते हैं। यौगिक धातु
जो किसी दूसरे शब्द पर आश्रित होता है उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। वह धातु जो दूसरे शब्द पर आश्रित होता है उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। जैसे खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा। तो धातु का तो कोई अंत है नहीं। एक अक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी, चार अक्षरी धातु भी होती हैं। उसके बाद मैं आपको पढ़ाया यौगिक धातु के भेद, जो मैं पढ़ाया कि यौगिक धातु के भी तीन भेद होते हैं। एक होता है जो धातु में प्रत्यय लगाने के बाद अकर्मक क्रिया, सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। पहला मैं आपको बतलाया, धातु में प्रत्यय लगाने के बाद अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में बदल जाता है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो दो या दो से अधिक संयुक्त क्रियाओं के मेल से जो क्रिया बनती है उसे, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो नई क्रियाएं बनती है उसको संयुक्त धातु कहते हैं। संयुक्त धातु उसी को कहते हैं। और तीसरा है संज्ञा या विशेषण से नाम धातु क्रिया बनती है। नाम धातु मतलब लास्ट में नाना नाना लगा रहे, नाम धातु क्रिया हुआ। जैसे मैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जब कोई क्रिया स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से वह कार्य करवाया जाता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें धातु का रूप बदल जाता है। जैसे काटना, काटना क्या है? नाम धातु क्रिया है। लिखना नाम धातु क्रिया है। तो ऐसी क्रियाएं को जब हम प्रेरणा स्वरूप प्रेरित करते हैं तो उसका शब्द रूप बदल जाता है। लिखना से हो गया लिखवाना, पढ़ना से हो गया पढ़वाना, गाना से हो गया गवाना, नहीं करना से हो गया करवाना। तो ये वाना वाना जो इस सब लग गया है ना, ये वाना वाना ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। नाना नाना वाला नाम धातु क्रिया हो गया। शायद आप समझ गए होइएगा। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं। जैसे गिरना से गिराना और गिरवाना, गिरना से गिराना और गिरवाना दोनों क्रियाएं एक के बाद दूसरी प्रेरणा में है। गिरना का हो गया गिराना या गिरवाना, ये दोनों प्रेरणा से भरा हुआ है। अकर्मक क्रियाएं प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो आज बस इतना ही मैं पढ़ा करके आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। फिर कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।